नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पाकिस्तान को लेकर किया ये दावा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बदहाल पाकिस्तान पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, विश्व बैंक ने रोक दी मदद। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में नहीं थम रहा टीटीपी का हमला, आतंकियों ने चेक पोस्ट को बनाया निशाना और 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला। और साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने इमरान खान को कहा पागल, बोले पाकिस्तान को कर दिया बर्बाद। पांचवी खबर में जिक्र होगा कि भारत सरकार ने की बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, 55,000 वेबसाइट को कर दिया ब्लॉक। क्या है कारण, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पाकिस्तान को लेकर कर दिया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। और रक्षा मंत्री ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली पर कहा, चाहे पीओके हो या पाकिस्तान हो, वहां की जनता सुखी रहे, हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम पर संदेश देने वाला भारत है। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कामना की है कि चाहे पीओके हो या पाकिस्तान हो या कोई संकट में ना रहे, सब सुखी रहें और कोई भूख से प्यास से दम ना तोड़ पाए, ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो पाए, और हम यही कामना करेंगे। इसके साथ ही चाइना के बार बार भारत को आंख दिखाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत की ताकत अच्छी तरह चाइना को मालूम है, मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदहाल पाकिस्तान पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, विश्व बैंक ने रोक दी पाकिस्तान की मदद। जी हाँ दोस्तों, बदहाल पाकिस्तान पिछले लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आर्थिक बदहाली से बाहर निकलने का हर जतन कर रहा है, और अब हालात ऐसे आन पड़े हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पाकिस्तान के पास 1 महीने के आयात के लिए भी पर्याप्त राशि नहीं है। इन हालातों को देख जनता कह रही है कि ये मुश्किल खत्म क्यों नहीं होती। सऊदी और चीन के बाद कंगाल पाकिस्तान को विश्व बैंक ने बड़ा झटका दिया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार इस साल पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर मात्र 1.7% रहेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में नहीं थम रहे टीटीपी के हमले, आतंकियों ने चेक पोस्ट को बनाया निशाना, 2 पुलिसकर्मियों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बड़े आत्मघाती हमला वहां हुआ है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर हमला किया है। और दोस्तों, इसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। और खैबर जिले के पुलिस अधिकारी मोहम्मद इमरान ने कहा कि यह हमला तख्त बेग पुलिस चौकी पर हुआ और इस हमले के लिए आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अफगान सीमा के पास टीटीपी आतंकियों ने एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका और परिसर में घुस गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नवाज शरीफ ने इमरान खान को कहा पागल, बोले पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान में एक तरफ हालात बद से बदतर हो चले हैं, लोगों के पास खाने पीने तक के सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और पूरा पाकिस्तान कंगाल होने की कागार पर खड़ा है। लोग गेहूं और आटे के लिए घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान के राजनेता सिर्फ एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं। जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे इमरान खान की अब खूब जमकर आलोचना की है। इमरान खान को लेकर नवाज शरीफ ने काफी कड़े शब्दों का प्रयोग किया है और यहाँ तक कि उन्होंने इमरान खान को पागल तक कह दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत सरकार की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, 55,000 वेबसाइट को कर दिया ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार कई सालों से कई वेबसाइट को ब्लॉक कर रहा है। डिजिटल स्ट्राइक लगातार चल रही है और कई कंट्रोवर्शियल्स को बंद कर दिया जा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आई है जहां बताया गया है कि सरकार ने 7 साल में कितनी वेबसाइट को ब्लॉक किया। और रिपोर्ट में पाया गया है कि जनवरी 2015 से जून 2022 के बीच मोटे तौर पर 55,580 वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूआरएल, एप्लीकेशन आदि को ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने बनाया मिशन 80 का प्लान, मोदी, योगी और नड्डा की टीम कर पाएगी क्या ये करिश्मा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भाजपा कई रिकॉर्ड बना चुकी है। केंद्र में 2014 और 2019 में लगातार पूर्ण बहुमत से गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड और गुजरात में भी वो लगातार नए नए रिकॉर्ड गढ़ती जा रही है। अपने करिश्माई नेता पीएम मोदी और पार्टी संगठन की ताकत पर भाजपा ने
अपने लिए एक और कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य है 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से सभी 80 सीटों पर सफलता हासिल करने का। पार्टी ने इस मिशन 80 का नाम दिया है। और क्या ये लक्ष्य भाजपा हासिल करने की क्षमता रखती है या ये अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश मात्र है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से 73 सीटों पर सफलता हासिल की थी और उसे 42.63% वोट हासिल हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 62 सीटों पर सफलता हासिल हुई थी और उसकी सीटों में कुछ कमी अवश्य आई थी, लेकिन उसका मत प्रतिशत बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। और 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में दर्जनों ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा ने पूरी सीटों पर सफलता हासिल की थी। इसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। यूपी में अपनी लगातार बढ़ती लोकप्रियता के आधार पर भाजपा का आकलन है कि यदि वो अपना मत प्रतिशत 51% से ऊपर ले जाती है तो यूपी की भी सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश भर के पुलिस प्रमुखों का 3 दिन का सम्मेलन, अजीत डोभाल बैठक को कर रहे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुखों का 3 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक को संबोधित किया। इसमें पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक स्तर के देश के करीब 350 शीर्ष पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान, जम्मू कश्मीर की स्थिति पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी और इसके अलावा सीमा प्रबंधन, सीमा पार से मिल रही चुनौतियां, समुद्री सुरक्षा, खालिस्तानी चरमपंथियों से पैदा हो रहे खतरे, अर्थव्यवस्था, क्रिप्टो करेंसी, माओवादी हिंसा और पूर्वोत्तर अशांति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को बांटे ज्वाइनिंग लेटर, दिया सेल्फ लर्निंग का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया और प्रधानमंत्री ने सभी नव नियुक्तों को संबोधित कर उन्हें बधाई भी दी। और ये नियुक्तियां जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न विभागों और कैडर में हुई हैं। दोस्तों, इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेल्फ लर्निंग आज की पीढ़ी को मिला तोहफा है, इसे जाने मत दीजिएगा। टेक्नोलॉजी से सेल्फ लर्निंग के जरिए अपने ज्ञान में लगातार विस्तार करते रहें। उन्होंने आगे कहा कि मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता। आप भी हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें और अपनी क्षमता हमेशा बढ़ाते रहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2025 तक ट्रैक पर होगी 278 वंदे भारत ट्रेन, बदल जाएगा रेलवे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में अन्य राज्यों में भी ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। 2025 के अंत तक 278 वंदे भारत ट्रेन तैयार हो जाएंगी और 2027 तक सभी 478 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर नजर आएंगी। फिलहाल 78 वंदे भारत ट्रेनों को रेलवे की चेन्नई स्थित आईसीएफ और प्राइवेट कंपनी मेधा मिलकर तैयार कर रहे हैं और इसके अलावा 400 वंदे भारत ट्रेन और बनानी है, इनको भी प्राइवेट कंपनी तैयार करेंगी। रेलवे मंत्रालय इस महीने 200 नई वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर कराएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लद्दाख बॉर्डर पर तैनात चीनी सैनिकों से जिनपिंग ने की बात, युद्ध तैयारियों का लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, चीन की चालें और जिनपिंग के कदमों पर सहज ही भरोसा नहीं किया जा सकता है और अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद जिनपिंग ने कुछ ऐसा किया है जिसे भारत के लिए खास संदेश माना जा सकता है। जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में तैनात चीनी सैनिकों के साथ बातचीत की है और युद्ध तैयारियों का जायजा लिया है। बहरहाल भारत की सेना भी हर वक्त मुस्तैद है और किसी भी स्थिति के लिए हर वक्त तैयार है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टूट सकता है पाकिस्तान, भारत चाहे तो कर दे चढ़ाई और पीओके वापस ले ले, मुक्तदर खान का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा परेशानियों से घिरा हुआ है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान अब दुनिया भर से मदद मांग रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जो तस्वीरें तैर रही हैं वो देश की दुर्दशा बताने के लिए पर्याप्त हैं। एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान के हालात जल्द नहीं सुधरने वाले हैं और पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा है कि
भारत चाहे तो जंग का ऐलान कर पीओके और बाकी इलाकों को अपने में मिला सकता है। हिंदी समाचार वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि फिलहाल पाकिस्तान बुरे हालत से गुजर रहा है और वो 6 प्रकार के संकट का सामना कर रहा है और ऐसे में देश टूट सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन और भारत के बीच रिश्ते खराब कर रहा है नाटो, रूसी विदेश मंत्री ने लगाया नाटो पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यहाँ पर गुरुवार को नाटो पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि भारत और चीन के बीच समस्या उत्पन्न करने के लिए नाटो भारत को भड़काने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो का युद्ध घोष यूरो अटलांटिक और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा है। 2022 में रूसी कूटनीति के प्रदर्शन पर विदेशी मंत्री ने कहा है कि नाटो सिर्फ यूरोपीय महाद्वीप तक सीमित नहीं है। बीते साल जून में नाटो ने मैड्रिड शिखर सम्मेलन में घोषणा की थी कि मिलिट्री ब्लॉक की एक वैश्विक प्रतिबद्धता थी और ये खास तौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए था। और उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि नाटो भारत और चीन के बीच समस्याएं उत्पन्न करने में लगा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काठमांडू तक सबसे पहले दौड़ेगी हिंदुस्तानी ट्रेन, नेपाल में देखता रह गया चीनी ड्रैगन, भारत ने पलट दी बाजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जंग का मैदान बने नेपाल में मोदी सरकार ने ड्रैगन की नापाक साजिश को करारा जवाब दिया है। भारत ने रक्सौल काठमांडू रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे तेज कर दिया है और इसके बाद काठमांडू तक रेल चलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं भारत के एक्शन में आने से चीन भी हरकत में आ गया है और उसने अपनी चाल को तेज कर दिया है। चीन ने अब केरुंग काठमांडू रेलवे लाइन की संभावना की जांच के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है और ड्रैगन की चाल में ये तेजी केपी ओली के समर्थन वाली प्रचंड सरकार के सत्ता में आने के बाद आई है। और इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अरबों डॉलर की इस रेलवे लाइन के जरिए नेपाल को श्रीलंका की तरह से कर्ज में जाल में फंसाना चाहता है और ये रेलवे लाइन हिमालय के बीच से बनाई जानी है जो बहुत ही खर्चीला और तकनीकी रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गणतंत्र दिवस पर आसमान में सुखोई व रफाल के साथ गरजेंगे 50 विमान। जी हाँ दोस्तों, पहली बार बनकर तैयार हुए कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर 50 विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में गरजेंगे। इस मौके पर होने वाली फ्लाई पास्ट में पहली और आखिरी बार 44 साल की सेवा के बाद नौसेना से पिछले साल रिटायर हुआ निगरानी विमान IL-38SD भी मालवाहक विमान AN-32 के साथ विक प्रमोशन में नजर आएगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के लिए बहुत ही खास है 2024, रच सकते हैं इतिहास, देश की दिशा तय करेंगे आम चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले 40 दिन बचे हैं और हमें लोगों की सेवा में सब कुछ करना है, हमें इतिहास रचना है। दोस्तों, आपको बता दें कि वो कौन सा इतिहास है जो 2024 के चुनाव में रचा जाएगा। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे बड़ी बात पीएम मोदी के लिए होगी। उनके नेतृत्व में पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है और तीसरी बार जीत उन्हें देश के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में अलग मुकाम पर खड़ा करेगी। इसके पहले 2 ही प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल पूरा करके तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1992, 1997 और 62 का चुनाव जीते। 1964 में पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया और उनके बाद इंदिरा गांधी भी 3 चुनाव जीती और पीएम बनी। इंदिरा गांधी 1967, 1971 का चुनाव उन्होंने जीता। 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई और 1977 में चुनाव हुए जिसमें इंदिरा की करारी हार हुई, लेकिन 3 साल बाद 1984 के आम चुनावों में उन्हें फिर से जीत मिली और प्रधानमंत्री बनी। 1984 में पीएम पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में होने वाली है बारिश, IMD का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण ठंड से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बताया है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप नहीं रहेगा। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 20 से 26 जनवरी तक मौसम पर असर पड़ेगा। वहीं उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में 23 से 26 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा और इससे दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है और पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा में शीत
शीतलहर का प्रकोप रहा और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 20-22 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि बंगाल से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बंगाल में गरजे जेपी नड्डा, कहा खत्म होगा बंगाल का जंगल राज, घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को नदिया जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाकर जंगल राज को जरूर खत्म करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लाल किला से संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। वहीं बंगाल में होगा, यहाँ जंगल राज खत्म होगा और कमल खिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीएसएफ ने भारतीय सीमा में घुसते ही पाकिस्तानी ड्रोन को किया ढेर, जब्त किए 6 किलो हेरोइन, 2 लोग गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत में ड्रग्स की तस्करी की अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। पाकिस्तान से एक बार फिर ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी का मामला सामने आया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा पर गुरुवार आधी रात को एक ड्रोन पकड़ा। बीएसएफ ने करीब 6.150 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया और बीएसएफ ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं तीसरा व्यक्ति फरार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने कहा पहले आतंकवाद बंद करो तभी पाकिस्तान से होगी बातचीत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 दिन में 2 बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई है और अब पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर रिएक्शन दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बनने चाहिए जिसमें आतंकवाद की कोई जगह ना हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अल अरेबिया चैनल को लंबा इंटरव्यू दिया था और इसका पहला हिस्सा मंगलवार और दूसरा बुधवार को टेलीकास्ट हुआ। शरीफ ने भारत के सामने बिना शर्त बातचीत की पेशकश करते हुए ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगों से सबक सीखा है। उन्होंने यूएई से भारत को बातचीत के लिए मनाने की भी अपील की थी। हालांकि शरीफ के दफ्तर की तरफ से बाद में सफाई दी गई थी कि वजीर आजम की बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन्होंने बिना शर्त बातचीत की पेशकश नहीं की थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन पॉलिसी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए और पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की पेशकश पर बागची ने कहा कि हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहना चाहते हैं कि भारत अपने हर पड़ोसी और पाकिस्तान से अच्छे पड़ोसी के रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए सही माहौल भी तो तैयार करना पड़ेगा। आतंकवाद और हिंसा के माहौल में बातचीत मुमकिन नहीं है। हमारे इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगाल पाकिस्तान को दोस्त सऊदी अरब ने भी दे दिया झटका, बिना शर्त नहीं देगा लोन की भीख, चीन ने भी कर दिया किनारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख हसीम मुनीर को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि वो अपने सहयोगी देश को अब भविष्य में बिना शर्त आर्थिक सहायता नहीं देगा। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है और सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि उनका देश अब पहले की सीधे आर्थिक सहायता देने की नीति में बदलाव ला रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेक दिए हैं घुटने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय डिफॉल्ट होने की ओर बढ़ रहा है और देश को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जनरल हसीम मुनीर ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से $4 अरब की वित्तीय सहायता मांगी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने साफ तौर पर पाकिस्तान को अपनी नीतियों की समीक्षा और भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने को कहा है। एक इंटरव्यू में हाल ही में शहबाज शरीफ ने कहा था कि जंग से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम कई बार ये भी कह चुके हैं कि वो जिस देश में जाते हैं उन्हें एक कर्जदार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएस संसद में पाकिस्तान पर करारा प्रहार, गैर नाटो देश के रूप में दर्जा खत्म करने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के एक सांसद ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की मान्यता समाप्त करने संबंधी एक विधेयक पेश किया
गया है, जिसमें इस्लामाबाद को कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता का प्रावधान है। परियोजना के 5वें कांग्रेसनल जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एंडी बिग्स ने विधेयक पेश किया और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा पारित करना जरूरी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली में 72 इमारतें रहेंगी सील और यातायात पर भी लगेगा प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस कर्तव्य पथ के आसपास की इमारतों में एंटी सबोटाज चेक्स कर रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और इन दिशा निर्देश के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ के आसपास की 72 इमारतें सील कर दी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी और इसके लिए कर्तव्य पथ के आसपास की इमारतों को 22 जनवरी शाम 6:30 बजे से लेकर 23 जनवरी दोपहर 1 बजे तक सील कर दिया जाएगा। वहीं 26 जनवरी के दिन परेड के लिए इन सभी इमारतों को 25 जनवरी दोपहर 1 बजे से 26 जनवरी दोपहर 1 बजे तक सील किया जाएगा।